ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी ऑफ साउंड का रूट ओवर गामा पी बाय रो, और आरएमएस का आपने पढ़ा है रूट ओवर 3 RT/m से, और RT/m कैन बी रिटन एज P बाई रो एज वेल। कहाँ से आया था ये? P इज इक्वल टू रो RT/m, जो PV इक्वल टू NRT को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेंसिटी के फॉर्म में। यहाँ से अपन लिख सकते हैं VRMS रूट ओवर 3P बाई रो से। अब ये दो चीज अपने को पता है, इन दोनों का अपने को रेशियो चाहिए बेसिकली। ओके, रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। लेकिन उसके लिए पहले अपने को इनका रिलेशन भी चाहिएगा, प्रेशर का या टेम्परेचर का, अगर मिल गया तो वो रिलेशन, कोई भी रिलेशन अपने को चाहिएगा। तो कैसे लिखेंगे उस रिलेशन को? एडियाबेटिक प्रोसेस ने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है भैया, एडियाबेटिक है और ग्राफ टी और वी में है, तो मैं उसी का लिख रहा हूँ टी वी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज एडियाबेटिक। पर यहाँ पे अपने को गामा चाहिए बेसिकली, अगर गामा मिल गया तब तो अपन सारी चीजें काम कर पाएंगे, क्योंकि रेशियो जब लेंगे तो रूट ओवर पी बाई रो तो कैंसिल हो जाएगा, जो भी गामा आएगा उसके हिसाब से अपना रेशियो मिल जाएगा। तो गामा कैसे निकालें? तो एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन अगर और चाहिए अपने को टी और वी में, तो अपन इस ग्राफ से देख सकते हैं। ये ग्राफ बना रहा है पैराबोलिक ग्राफ, और अपन जानते हैं कि जब ऐसा एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है ना, ये एक्स है और ये वाई है, तो इसकी इक्वेशन आती है, क्या इसकी इक्वेशन आएगी? आप y को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख लो, बेसिकली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इसकी इक्वेशन बनती है ना? कैसे बनी थी ये? अगर आप y पॉजिटिव साइड में रखो या नेगेटिव साइड में, कोई भी वैल्यू रख लो आप y की, x हमेशा पॉजिटिव मिलना चाहिए, x हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो y को आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, x हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो ये इक्वेशन बनती है इसकी। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ जो y है वो t है और ये 1/v है, तो इसके हिसाब से यहाँ जो ग्राफ बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 1/v। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि टी स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कहाँ से है? ये ग्राफ से आ गए। अब इन दो इक्वेशन से आपको टेम्परेचर हटा दो तो गामा अपने को यहाँ पे मिल सकता है। प्रोपोर्शनलिटी देखें अपन यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी इंटू वी पावर हाफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी देखनी है अपन, इनको डिवाइड कर देते हैं, इसको और इसको, तो टी से टी कैंसिल, वी पावर गामा माइनस 1 बाय वी पावर हाफ, तो बेसिकली गामा माइनस 1 इक्वल टू हाफ आपको मिल रहा है। यहाँ से गामा आपको मिल जाएगा 3/2 के बराबर। ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ से गामा का। अब आप रेशियो आराम से ले सकते हैं, आपको रेशियो पूछा गया है, रेशियो ऑफ RMS एंड साउंड, तो रूट ओवर 3P बाय रो डिवाइड बाय रूट ओवर गामा P बाय रो, तो रेशियो इज रूट ओवर 3/गामा, 3/गामा, तो आ जाएगा 3/3/2, आंसर इज √2। कोई ऐसा ऑप्शन है? यस, √2, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ग्राफ से आपको क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मोनोएटॉमिक 1 मोल 2 मोल ऑफ डायटोमिक मिक्स किया है, the resulting gas is taken through a process in which molar heat capacity was found 3R, polytropic constant in the process is, ये आपसे पूछा गया है। पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट क्या होता था? पीवी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये एन जो था ये पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट था। एडियाबेटिक के केस में गामा होता है, पर इस केस में आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको एक जो जनरल फॉर्मूला था हीट कैपेसिटी वाला वो यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था हीट कैपेसिटी का? किसी को याद है फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी फॉर एनी इक्वेशन या एनी प्रोसेस? आप अगर कांस्टेंट वॉल्यूम
Your voice not coming. ये फॉर्मूला हम जानते ही हैं, दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग आप सीवी मिक्सचर निकाल सकते हैं 13/6R। अब आपको इस फॉर्मूला उसमें यहाँ पुट करना है 13/6R को और अपना आंसर बताना है। तो C इज इक्वल टू 13R/6 प्लस R, और यहाँ पे आपको दे रखा है, अच्छा यहाँ पे आपको हीट कैपेसिटी दे रखी है ऑलरेडी 3R, आपको N निकालना है। तो अपन 3R यहाँ पुट कर देते हैं, दिस इज 3R, दिस इज 1 माइनस N। R से R सारे कैंसिल हो गए, इधर आया 3 इज इक्वल टू 13/6 प्लस 1/1 माइनस N। So 1/1 minus n is equal to 3 minus 13/6, which is 18 minus 13, 5/6। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 minus n is equal to 6/5 या n। मेरे तो उल्टा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना n। ठीक है, चलेगा। n यहाँ से आ गया 1 minus 6/5 which is minus 1/5। ओके, ऑप्शन में है, ठीक है, -1/5। सो ये आपका आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। देखो ये फॉर्मूला ना सबके लिए वैलिड है, अगर आप ध्यान से देखो तो। कैसे? अगर आप बात करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो आप बोलोगे पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के हिसाब से यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एन कितना हो गया, ये एन इक्वल टू 1 हो गया, वी की पावर यहाँ पे 1 है। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 ये टर्म हो गया 0, दिस टर्म इज, ये टर्म खत्म, तो आपके पास बचा सी वी। ऐसे आप अगर यहाँ पे बात करो कांस्टेंट प्रेशर की, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में पी वी पावर, कांस्टेंट प्रेशर में, सॉरी क्या कर रहे हैं फिर, हाँ जस्ट अ मिनट, अगर मैं फॉर्मूला को अलग से एक बार डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फॉर्मूला है आपके पास ऐसा कि C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर बाय 1 माइनस एन। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होती हैं उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लिखते हो पी वी एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब इसको ऐसा लिखते हो। ठीक है, मैं बात करता हूँ अगर आइसोबारिक प्रोसेस की, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब P इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपके पास इक्वेशन बननी चाहिए। और P इक्वल टू कांस्टेंट, अगर आपको इस इक्वेशन से P इक्वल टू कांस्टेंट बनाना है तो बेसिकली आपको ये टर्म हटानी पड़ेगी, और ये टर्म कब हटेगी, जब n यहाँ पे 0 हो जाए, तो v पावर 0 1 हो जाएगा, ये टर्म हट जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे पता चल गया n इक्वल टू 0 होता है। जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट करो तो देखो क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, और हम जानते हैं इसी को CP कहते हैं। ऐसे ही आप अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करो, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात यहाँ पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब V इक्वल टू कांस्टेंट, ये टर्म अपने पास यहाँ पे बननी चाहिए। और ऐसा कब बन जाएगा, यहाँ से V इक्वल टू कांस्टेंट कब बन पाएगा, देखो ध्यान से, जब मैं इस इक्वेशन को लिखूं ऐसा, P पावर 1/n इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। और ये 1/n, ये वाली टर्म 0 हो जानी चाहिए, सर ये वाली टर्म 1 हो जानी चाहिए पूरी। ये 1 कब होगी, जब 1/n 0 हो जाएगा, क्योंकि p की पावर 0 इज 1, और 1/n 0 मतलब n इंफिनिटी हो गया यहाँ पे। अगर n अगर इंफिनिटी हो गया, फिर से इस इक्वेशन में पुट करके देखो, n इंफिनिटी मतलब ये पूरी टर्म हो गई 0, बचा आपके पास सी वी, तो यहाँ बचेगा C इक्वल टू सी वी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये हर जगह वैलिड रहता है, तो इसे आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये फॉर्मूला की बात क्लियर हो गई आपको? Yes, sir. ओके, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में काम आ जाता है अपने को।
ओके नेक्स्ट देखते हैं। A thermally insulated vessel contains an ideal gas of molecular mass m and ratio of specific heat gamma। ठीक है, thermally insulated है, it is moving with a speed v and it's suddenly brought to rest, assuming no heat is lost to the surrounding, its temperature increases by। ठीक है, आप करके बताइए ये मुझे जल्दी से। सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उसके टेम्परेचर राइज में चली जाएगी, बेसिकली ये बात है। तो आप बताओ क्या फॉर्मूला यूज करोगे, कैसे करोगे? आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताना मुझे। एक वेसल था, उसमें गैसेस भरी हुई हैं, ये पहले चल रहा था, अचानक से रेस्ट पे आ गया, तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, डेल्टा यू। वो डेल्टा यू की वजह से टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ये हिसाब है यहाँ पे। क्या क्या आंसर आया? सर ट्राई कर रहा हूँ। क्या फॉर्मूला यूज कर रहा है? कौन सा फॉर्मूला यूज किया बता? काइनेटिक एनर्जी तो हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, इंटरनल एनर्जी के लिए इंटरनल एनर्जी के लिए वो सीवी वाला एन सी बी डेल्टा टी, ये करेगा। एन निकालने के लिए मास बाय मोलर मास, सीवी के लिए आर गामा माइनस वन वाला, और डेल्टा टी अपने को फाइंड करना है, वहां से सारी चीजें मिल जाएंगी। करके बताओ जल्दी से। तो इसका मोलर मास आपको m दे रखा है, और इससे जो टोटल मास था वो स्मॉल m था। तो अपन जब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो अपन तो टोटल मास पे लिखते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इसका हर एक पार्टिकल इसी स्पीड से आगे चल रहा होगा, तो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। ये पूरी अब चेंज हो गई इंटरनल एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी इज एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ से अपने कुछ करना है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन मास बाई मोलर मास, तो मास मास कैंसिल हो गए, जो अपन ने माना था वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीवी को लिखा जा सकता है आर बाय गामा माइनस वन, दिस इज डेल्टा टी। ऐसे डेल्टा टी मिल जाएगा, कितना आ जाएगा ये, तो एम से एम कैंसिल हो गया, एम उधर आया, गामा माइनस वन इधर आ गया, वी स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय टू आर, ऐसा आपको एक आंसर मिल रहा है। वी स्क्वायर गामा माइनस वन बाय टू आर। के क्या है यहाँ पे, के क्या दे रखा है ये? अच्छा केल्विन वाला के है, ये यूनिट वाला है, हटाओ। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर आपका राइज हो गया 50 केल्विन। ओके, सो क्लियर है, ये आसान क्वेश्चन था, हो गया। हो गया, यस नो जल्दी से। यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पीडीएफ भेज दूंगा मैं। केटी जी आज ही कर रहे हैं, क्वेश्चन आसान आसान से हैं, तो इसको पढ़ लेना एक बार।
टोटल 30 क्वेश्चन है, 10 अपन कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन और है, वो तुम करना। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से लास्ट। The temperature at which proton in hydrogen gas would have enough energy to overcome a barrier of this joules. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको दे रखा है यहाँ पे। ओके, प्रोटॉन की बात हो रही है और हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। हाइड्रोजन गैस एक आइडियल गैस की तरह आप इसको मान सकते हो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के दे रखा है आपको। याद करो एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती थी उसमें। हाइड्रोजन के एक पार्टिकल की एनर्जी बेसिकली एक प्रोटॉन की एनर्जी, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के एक एटम की एनर्जी किसी गैस के एक, ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन। नहीं नहीं, सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बेसिकली 3/2 kT ये अपनी एक पार्टिकल की एनर्जी होती है, एक एटम की या एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है। और हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी मतलब एक प्रोटॉन की एनर्जी, क्योंकि वही बात है, उसी से बना हुआ है वो। तो यहाँ पे अपन बता पाएंगे कि ये जो एनर्जी है वो कम से कम इसके बराबर होना चाहिए, तभी वो एनर्जी इस बैरियर को तोड़ पाएगा। उस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। के आपको दे रखा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 into 10⁻23 इंटू टेम्परेचर, और ये हो गया 4.14 into 10⁻14। सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर यहाँ से मिलेगा आपको 10। देखो ध्यान से, तो 3 into 1.38 और 4.14 ये लगभग पूरे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 इस तरफ आ गया। पावर यहाँ से देख लो, -23 है, -14 है, 9 बची। आंसर इज दिस 2 into 10⁻9 के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे खत्म होती है क्लास। और अब मुझे आप ये बता दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन किसके करने हैं? श्री लक्ष्मण ने सेमीकंडक्टर्स बोला था, तो वो ठीक है या किसी और को कोई है? चलेगा सेमीकंडक्टर्स? ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से कह रहा है ना, क्या कह रहा है? हाँ सर, पूछ नहीं, सेमीकंडक्टर के बाद करा दो। हाँ हाँ, वो सेमीकंडक्टर्स के बाद ही करेंगे। ठीक है, चलो तो कल फिर सेमीकंडक्टर्स करते हैं। कल परसों अगर 2 दिन चाहिए तो 2 दिन कर लेंगे, और उसके बाद फिर ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। ओके, तुम्हारे अभी एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया ना, कब से आने वाले हैं ऐसा कुछ? नहीं सर। ठीक है, तो बढ़िया है, तब तक पढ़ो अच्छे से, रोज प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अपन कल। बाय बाय तब तक के लिए।